नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम बैक अगेन। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं श्रवण पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर। जैसा कि हमने कहा था कि कल की क्लास में आपका वर्णमाला अध्याय समाप्त हो चुका है और आज हम सीखेंगे दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय, जिसका कि नाम है शब्द विचार। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें ये चैप्टर भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर से भी आपके आगामी परीक्षाओं या जितने विगत वर्ष में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या आपके वर्णमाला चैप्टर में से पूछे गए प्रश्नों से कम नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर को तो आपको विधिवत सीखना पड़ेगा। और इस चैप्टर का क्या नाम है, हमने बताया था दूसरा अध्याय है संधि। दूसरा अध्याय है संधि, है ना। तैयारी एक और परीक्षाएं अनेक। कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए। आ जाइए मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के। और एक चीज और बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कॉपी पेन लेकर के आइएगा। खुद को धोखा देंगे, अपने भविष्य के साथ खेलेंगे अगर आप कॉपी पेन लेकर के या हमारी पाठशाला टीसीएस पाठशाला में जो बाहुबली बैच चल रहा है इसको नजरअंदाज करने की जरा सी भी कोशिश करें। ठीक है, यहाँ निःशुल्क बैच चल रहा है, आपसे कोई फी की डिमांड नहीं करी गई है और आपका ये फंडामेंटल बैच, आपका ये फाउंडेशन बैच जो आपके आधार को मजबूत करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। और आप आने वाले भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं दे रहे होंगे उन परीक्षाओं में आप अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे, निश्चित है। ठीक है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की कोशिश न करें। ठीक, आ जाइए दूसरे चैप्टर, दूसरे अध्याय का नाम लिख लीजिएगा। हमने बताया था अध्याय का नाम है मेरे भैया संधि। अध्याय का नाम है संधि। अध्याय का क्या नाम है? संधि। अध्याय का क्या नाम है? संधि। अध्याय का नाम लिख लीजिए, संधि। ठीक है, दूसरा अध्याय है। अच्छा, हमने वर्णमाला के बाद, वर्णों के सारे प्रकार पढ़ने के बाद, वर्णों की सारी जानकारी एकत्र करने के बाद हमने संधि चैप्टर ही क्यों उठाया। आज आपको ये बात पता चल जाएगी संधि चैप्टर ही क्यों उठाया। क्योंकि वर्णों के मेल से ही क्या होती है भैया? संधि होती है। संधि होती किससे है? वर्णों के मेल से होती है। संधि किससे होती है? वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल से संधि होती है। वर्णों के मेल से ठीक। लेकिन संधि जानने से पहले आपकी ये अवधारणा एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपकी संधि कहां पर जाकर के व्याकरण में टिकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वर्णमाला चैप्टर में हमने वर्ण विचार के बारे में जानकारी अर्जित की। वर्णों के बारे में या वर्ण विचार के बारे में जानकारी अर्जित की थी। तो वर्ण विचार के बाद आज हम पहले वर्ण से आगे एक कदम और आगे बढ़ेंगे और शब्द विचार पर पूरी विधिवत चर्चा करेंगे। और शब्द विचार के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वर्णमाला के अंतर्गत संधि चैप्टर के अंतर्गत हेडिंग डालिए, शीर्षक लिखिए शब्द विचार। इसका शीर्षक लिख लीजिए शब्द विचार। क्या शीर्षक लिखिएगा? शब्द विचार। ठीक, और विधिवत अवधारणा क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। शब्द विचार।
अगर हम बात करते हैं शब्दों की, अगर हम बात करते हैं शब्द की, तो एक बात आती है शब्द या पद, शब्द या पद में क्या भेद है, शब्द और पद में भेद। तो एक चीज जानकारी देख लीजिए मेरे भाई कि जब वर्णों का ऐसा सार्थक मेल जो कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करता है, क्या करता है, कुछ न कुछ अर्थ अपने साथ रखता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य प्रयोग कर दिया जाता है, तो वाक्य में जैसे ही प्रयोग कर देंगे उस शब्द को, वो शब्द शब्द ना रह करके वो पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद। ये एक मूल अवधारणा, एक मूल जानकारी आपकी हो गई कि शब्द और पद में भेद क्या है। तो शब्द के बारे में हमने क्या बताया, वही वर्णों का मेल, वर्णों को हमने पढ़ लिया है, वर्णों के मेल से उनका जब सार्थक मेल होता है तो वही क्या कहलाता है भैया, वही हमारा शब्द कहलाता है। और जब शब्द को ही वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाता है तो वो किसी न किसी पद का रूप धारण कर लेता है, कभी संज्ञा के रूप में, कभी सर्वनाम के रूप में, कभी क्रिया के रूप में, कभी विशेषण के रूप में। इस वजह से वह पद कहलाता है, वह शब्द नहीं कहलाता। ठीक, तो इतनी बातें पहले नोट कर लीजिए, इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, जब इन शब्दों को वाक्य प्रयुक्त किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है मेरे भाई, वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तब ये क्या कहलाता है। तो आप कहोगे सर जी अभी आपने बताया है कि जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाएगा तो ये पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो यह पद कहलाता है, पद कहलाता है। अगर अब हम बात करते हैं, इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। अगर हम बात करें कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। हम बात करते हैं इसकी कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतया शब्द तो होते हैं कितने प्रकार के, शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो मूलतः शब्द तो हमारे दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। मूलतः शब्द कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक तो होता है सार्थक, क्या होता है, सार्थक। अगर दूसरी बात करते हैं निरर्थक, दूसरी बात क्या है, निरर्थक। अब आप कहोगे जैसे हम लोग कहते हैं यार पानी वानी ला, है ना, कहते हैं पानी वानी। तो ये पानी बोला हमने, ये कैसा शब्द है, ये तो है सार्थक। लेकिन जो हमने हुआ निरर्थक की अगर बात करें तो कौन सा होना चाहिए, वाणी। अरे किताब विताब पढ़ लिया करो, कभी बुक पढ़ लिया करो, बोलते ना कार्जुन, कभी किताब उताब उठा लिया करो। अगर बोला गया किताब तो क्या हो गया मेरे भाई, ये सार्थक शब्द हो गया। और विताब की बात करें तो ये विताब क्या है, ये क्या है, निरर्थक है मेरे भाई, निरर्थक है। अगर बात करें हासिल वासिल लेगा कि नहीं, ऐसे जोड़ लेगा,
सवाल लगाते समय एग्जाम्पल लिया, हासिल वासिल ले ले तो हासिल, क्या बोला गया, हासिल, और हासिल तो सही है, हासिल तो सही है, रिमाइंडर को कहा जाता है। लेकिन अगर बात कहा जाए कि हासिल के बाद अगर वासिल बोला तो वासिल क्या है, अवधारणा क्लियर हो गई, बातें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, बातें समझ में आ गई होंगी, क्यों नहीं आएंगी, आखिर कुंडा के शेर हो तुम लोग, कुंडा के जो शेर हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, कि सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है। अगर बात करते हैं इसके बाद शब्दों का आगे और क्या प्रकार होता है क्या, हाँ होता है, जरा ध्यान से देखिए, हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य। देखिए सार्थक शब्दों को हम और भी डिवीजन कर सकते हैं, इनका किन किन आधारों पे जरा देखना तो किन किन आधारों पर कर सकते हैं। पहला तो देख लेना, पहला देखना क्या है, पहला क्या है, अगर पहले शब्द की बात करेंगे, शब्द के प्रकार की, तो लिख लेना उत्पत्ति या स्रोत के आधार, स्रोत के आधार। अच्छा, अभी भी दिमाग में एक चीज बिठा लेना, एक बात बिठा लेना अपने दिमाग में, क्या बिठा लेना, ये बिठा लेना कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमको देखना क्या है, संधि हमारी शब्दों की किस प्रकार में मिलेगी। तो देखना संधि किस प्रकार में मिलेगी, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। फिर अगर बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के बाद अगर बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अगर फिर बात करते हैं, अगर बात करें अगला प्रकार अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर अगर अगले प्रकार की बात करें तो क्या होता है, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। और अगर बात करते हैं इसके बाद रचना या बनावट के बाद किसकी बात करेंगे, रचना या बनावट के बाद ये जो चौथा टाइप है हमारा, चौथा टाइप, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं मेरे भाई, इसके बाद लिख लेना, इसको लिख लो, रचना या बनावट के बाद लिख लेना व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये चार्ट जरूर बना लेना मेरे भाई, ये चार्ट बना लेना, इस ग्राफ को बना लेना, बना लीजिए आप लोग, ग्राफ को बना लेना। इसके बाद आगे बात करेंगे किसके अंतर्गत कौन कौन से, किसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, किसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, किसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, सबने बना लिया। अब इसको हम एक एक टाइप के नीचे नीचे हम लिख रहे हैं, देखना अलग कलर में लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा, देख लेना। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो कौन कौन से होंगे, जरा देखना तत्सम और तद्भव, नाम सुना होगा, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तत्सम तद्भव। फिर बात करते हैं, इसी के नीचे लिख लेना देशज, देशज। और अगर बात करें अगला वाला टाइप विदेशज, ये कौन से वाले में लिखोगे आप, कौन से वाले लिखोगे, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे लिख लेना पहले वाले टाइप में। इसके नीचे कौन कौन से लिखोगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक, अगर बात करते हैं, इतना नोट कर लो मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में जगह कम है, बोर्ड में जगह कम है, तो आगे नोट करते हैं। इसके बाद अब जरा देखना, इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। अगर अब बात करते हैं आगे अर्थ के आधार पे, अब जरा बताना अर्थ जिसमें जिसमें लगाओ, जिसमें समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है ना, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, तो लिख लेना समानार्थी
समानार्थी यानी पर्यायवाची। अगर बात करें विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी फिर इसके बाद अगर बात करते हैं अनेकार्थी, अनेकार्थी, इसके बाद अगला टाइप आता है मेरे भाई कौन सा? अनेकार्थी के बाद अगला टाइप यहां लिख लेना, मेरे बगल में लिख दिया मैंने। अनेकार्थी के बाद समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति, समश्रुति भिन्नार्थक, भिन्नार्थक यानी पहला देखना समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक, ये 4 टाइप हो जाएंगे। कौन कौन से? समानार्थी, समानार्थी, फिर विपरीतार्थी, अनेकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक। यानी सुनाई तो अलग अलग देता है लेकिन दिखाई बल्कि लिखा एक जैसा जाता है, लेकिन सुनाई कैसे देता है? अलग अलग देता है। अगर बात करते हैं समानार्थी, एक समान अर्थ रखने वाला, विपरीतार्थी एक दूसरे से उल्टा मतलब रखने वाला, अनेकार्थी नाम एक और काम अलग अलग, नाम एक और काम अलग अलग। अगर अगले की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं, इसको मिटा दीजिए मेरे भाई, सबने नोट कर लिया ना? 4 हैं, नोट कर लो। अब इसके आगे वाले टाइप पे चलते हैं, आगे वाले टाइप पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या है, जरा देखना। रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं मेरे भाई। एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, फिर एक होगा आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और दूसरा लिख लेना तीसरा आखिरी वाला यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब जरा बताना, अगर कोई पूछे हमारी संधि शब्दों के किस प्रकार में मिलेगी, तो जान लेना हमेशा किस में मिलेगी? यौगिक शब्दों में मिलने वाली है। किस में मिलेगी? यौगिक शब्दों में हमारी संधि मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यौगिक शब्द। नीचे एरो लगा करके यौगिक शब्द में लिख लेना, केवल संधि नहीं, आगे आने वाले और कौन कौन से टॉपिक? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। एक एक टॉपिक की विधिवत चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक की कौन कौन से शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, सारे शब्दों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो क्या क्या लिखा? रचना या बनावट के आधार पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना? तीनों शब्दों के प्रकार लिख लेना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना। यौगिक शब्द में मैंने बताया संधि कहाँ मिलेगा? संधि मिलेगा यौगिक शब्द में, और समास, समास के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय भी मिलने वाले हैं। कहाँ पे? यौगिक शब्दों में ही मिल जाएंगे। इसको नोट कर लो, नोट कर लो मेरे भाई। अगर इसके बाद बात करते हैं किसकी? इसके बाद करते हैं व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, ठीक। अब व्याकरण या प्रयोग के आधार पर 2 टाइप के शब्द होंगे, 2 टाइप के होंगे। पहला होगा विकारी पद, विकारी, और दूसरा क्या होगा? अविकारी, अविकारी, ठीक। और देखना विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं, तो विकारी में लिख लेना, विकारी में एरो लगा के मैं लिख रहा हूं भाई, एरो लगा करके लिख रहा हूं, विकारी में लिख लेना। विकारी में एक तो होता है, इसको इरेज कर देते हैं पूरा, विकारी पद लिखना, विकारी, विकारी लिख लेना, विकारी में लिखना। एक होता है आपका संज्ञा, क्या होता है? संज्ञा। दूसरा होता है सर्वनाम, और तीसरा क्या होता है? क्रिया, फिर क्या होता है? विशेषण। ये होते हैं, ठीक। अगर बात करते हैं अविकारी में क्या क्या आते हैं, अविकारी में, तो अविकारी में लिख लेना क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय,
अव्यय, दूसरा होता है आपका कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय, और कौन कौन से होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या सीखा आपने, आपने ये जानकारी हासिल कर ली, आपने ये जानकारी हासिल करी। सबसे पहले तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में कौन कौन से, पहला होगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, कौन कौन से होने वाले हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये चार। अगर बात करते हैं फिर इसके बाद अर्थ के आधार पर, तो समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, समश्रुति, भिन्नार्थक। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, तो वो होता है आपका रचना या बनावट के आधार पर, तो रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। और इसी यौगिक के अंतर्गत हमारे संज्ञा, वो संधि समास, संधि समास और आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार चीजें मिल गई। अगर बात करते हैं इसके बाद चौथा वाला टाइप हमारा कौन सा है, हमने बताया था प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर दो होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी के अंतर्गत चार होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके बाद अगर बात करते हैं अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इतनी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली। अब हम एक एक टॉपिक की विधिवत चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक की विधिवत चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और जिसने नोट नहीं किया इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, देशज विदेशज के साथ साथ उसमें एक शब्द का एक प्रकार और रहेगा, संकर शब्द, उसको भी लिखवा देंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला टॉपिक हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना, कौन सी हेडिंग डालिएगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक। और नंबर 1 लिखना तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। अब एक बात बताते हैं आपको, एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारी वेदवाणी संस्कृत थी, देववाणी भी संस्कृत थी, और आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाने वाली भी संस्कृत थी। ठीक। इसके बाद जब संस्कृत का रूप विकृत किया गया, क्योंकि संस्कृत तो बड़ी क्लिष्ट भाषा है, सबके बोलने की बस की बात नहीं है। अरे कई लोगों की तो जीभ क्या हो जाती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कहते हैं ये बोलते नहीं बन रहा है, कुछ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं। और कुछ लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग क्या करते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, है ना। और संस्कृत में केवल बोलते ही नहीं है, संस्कृत के कठिन कठिन शब्दों का मंत्रोच्चारण भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर पाते हैं, क्या, तो ऐसे ही फिर वेदवाणी और देववाणी थी, और संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने लिखित भाषा में किया तो उन्होंने किया था, किसने, आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने। अगर बात करें, इतनी जानकारी के बाद अगर बात करते हैं, तो संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा का जब रूप दिया गया तो थोड़ा सा कम कठिन बनाया गया होगा, थोड़ा उसमें विकार पैदा किया गया होगा, कुछ उसमें परिवर्तन किया गया होगा, जिससे वो आसान हो गई, क्लिष्ट नहीं रह गई, बोलने में थोड़ी सी आसान हुई। और उसी संस्कृत को क्या नाम दिया गया मेरे भाई, उसी को नाम दिया गया लौकिक संस्कृत, क्योंकि लोगों के बीच में बोली जाने लगी लौकिक संस्कृत। अगर फिर बात करते हैं, लौकिक संस्कृत को और तोड़ा गया, तोड़ने के बाद क्या बनाया गया, पाली। क्या बनाया गया, पाली। और पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों को लिखने में किया गया। यानी महात्मा बुद्ध के समय में किस भाषा का प्रयोग मिलता है, तो बताइएगा, पाली का। ठीक। अब बुद्ध धर्म के बाद ही जैन धर्म का उद्गम होता है।
अगर बात करते हैं बौद्ध के बाद कौन सी भाषा आई, तो जैनों की आई, प्राकृत आई। अगर प्राकृत भाषा को याद करना हो ना कि पाली आई पहले की प्राकृत आई, तो आपको याद करने में आसान रहेगा। पाली बौद्धों की भाषा है कि प्राकृत बौद्धों की भाषा है, तो याद कर लीजिए। जैन धर्म बड़ा पवित्र धर्म है। इसमें ना रात में भोजन भी नहीं करते हैं, सायंकाल में दिन डूबने के बाद। हमारे आपके कुछ धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है कि अनजाने में हो गया पाप सो हो गया कोई नहीं, लेकिन जैन धर्म को बड़ा पवित्र माना जाता है। वो लोग, उन लोगों का मानना है कि चाहे जाने चाहे अनजाने किसी जीव की हत्या हमसे होनी नहीं चाहिए, और प्रकृति के प्रेमी हैं, और जब जीव की हत्या नहीं करना चाहते तो प्रकृति के प्रेमी हैं, इसलिए प्राकृत भाषा किसकी, जैन की। तो बौद्धों की भाषा पाली। पाली के बाद जब संस्कृत का रूप और टूटा, और टूटने के बाद अपभ्रंशित हुआ, तो क्या आया, प्राकृत आई। प्राकृत से जब अपभ्रंश हुआ और विकृत हुआ रूप, और साधारण संस्कृत हुई, तो उसी संस्कृत का रूप क्या हो गया, हमारी हिंदी खड़ी बोली। ठीक, अवहट्ट बनी, और अवहट्ट के बाद हिंदी खड़ी बोली आ गई। तो जब संस्कृत के बाद इस तरीके से विकास क्रम चला और हिंदी भाषा हमको इतने अंत में मिली, लेकिन कुछ शब्द हमारे संस्कृत के हूबहू ले लिए गए, है ना। कैसे लिए गए, एकदम हूबहू ऐसे ले लिए गए कि जैसे वो संस्कृत ही हो, समान। तत् का मतलब उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और समान, सम्माने समान, यानी उन शब्दों का आज भी एकदम जब संस्कृत भाषा में प्रयोग जैसे किया जाता था, वैसे ही आज हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। उसी को कहेंगे तत्सम। ठीक, क्या कहेंगे, तत्सम। तो लिख लीजिए जिन्हें हिंदी भाषा में, ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में एकदम वैसे ही ग्रहण कर लिया गया जैसे वो पहले उनका मूल रूप था। तो लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी में उनके संस्कृत मूल रूप में भाई उनका मूल रूप कैसा था, उनकी जन्मजात रूप कैसा था, संस्कृत था। उनके संस्कृत मूल रूप में ही ग्रहण कर लिया गया, मूल रूप में ही ग्रहण कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है। कर लिया ठीक। अगर बात करते हैं तद्भव, इसके बाद किसकी बात आती है भैया, इसके बाद बात आती है तद्भव। ठीक, तो हमने क्रम तो वही बता रखा है ना, क्रम तो क्या बता रखा है, लेकिन अगर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, आप कहोगे सर जी इनके कुछ एग्जाम्पल्स तो दे दीजिए। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे लिख लीजिए पंडित, ठीक। अगर बात करें शार्दूल, ठीक। अगर बात करें सिंह, सर्प, लक्ष्मण, ठीक, श्रवण, ठीक। ये सब संस्कृत के ही रूप हैं। अगर बात किया जाए संस्कृत के ही रूप हैं सारे, ठीक। ये सारे क्या हैं, ये सारे शब्द संस्कृत के ही हैं। अगर संस्कृत की बात करी जाती है तो ये सब सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक। अगर बात किया जाए तत्क्षण,
तत्क्षण। इस तरीके के शब्दों को किस में रखा जाएगा? तत्सम शब्दों में रखा जाएगा। ठीक, अगर अब बात करते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, इसको नोट करना चाहे कर भी लीजिए। अब बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं तद्भव की। किसकी बात करते हैं? तद्भव की। हमने बताया कि कैसे कैसे विकार उत्पन्न हुआ संस्कृत में, और इसे आम बोलचाल की भाषा बनाने के उद्देश्य से इसमें अपभ्रंश पैदा होते रहे और इनका रूप विकृत होता रहा, और अंत में हमको हिंदी मिली, और इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इन शब्दों के तत्सम से ये किस में परिवर्तित हो गए? तद्भव में हो गए। और जिस रूप में, है ना, परिवर्तन करके, इनके मूल रूप में परिवर्तन करके जिस रूप में प्रयोग किया जाने लगा है हिंदी में ने, वही तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो लिख लीजिए ऐसे शब्द। अगर बात करते हैं क्या? ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित करके, संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया गया। यही क्या है आपका? यही क्या है? हिंदी में प्रयोग किया गया। यही आपका तद्भव है। यही आपका क्या है भैया? तद्भव। तो अगर बात करते हैं तद्भव शब्दों की एग्जाम्पल की, तो ऊपर लिख रहे हैं, जरा देखिएगा तद्भव शब्द के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। हम तत्सम में लिखते हैं सर्प, तो इसमें क्या लिखेंगे? सांप। ठीक, अगर हम लिखते हैं श्रवण का क्या होना चाहिए? सुनना। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं क्षीर, तो क्षीर को हमने क्या लिख दिया? खीर। छतरी वाला छ से प्रयोग करके हम तत्सम शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्षीर। ये तत्सम शब्द है मेरे भाई, तत्सम है, और हमने इसको क्या बना दिया? खीर बना दिया। ठीक, अगर हम बात करते हैं, पहले हम खेत को बोला करते थे क्षेत्र को हमने क्या बना दिया? हमने आज क्षेत्र को क्या बना दिया है? खेत बना दिया मेरे भाई, खेत जो हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेत्र, है ना, या मान लीजिए अक्ष की बात करते हैं। अक्ष आपका क्या है? ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है, और हमने इसको क्या लिख दिया? अक्ष को लिख दिया मेरे भैया, आंख लिख दिया, आंख। ठीक, तो इस तरीके से हमने संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तित करके क्या कर दिया? हमने तद्भव रूप में इसको ले लिया, और आज हम तद्भव स्वरूप में ही हिंदी में इनका प्रयोग कर रहे हैं, और जिनको हम मूल रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं वही हमारे तत्सम शब्द हैं। ये इतनी चर्चाएं आज हमने जो शब्द के बारे में सीखी, हम एक एक बात को, एक एक चीज को, हर बात का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। और आज के लिए बस केवल इतना ही आपकी कक्षा में रहेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ लोगों ने कहा कि टीसीएस के बच्चे तो आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते ही नहीं चैनल। तो मैंने कहा नहीं, एक तो वो कुंडा, ऊपर से वो टीसीएस के शेर है मेरे भैया, टीसीएस के शेर हैं, और शेर जब पीछे जाता है ना तो हमले की तैयारी में रहता है। और एक चीज जान लेना, आप तो कुंडा के शेर हो, और उनकी बात को क्या सच होने दोगे क्या? आगे बढ़िए, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, और अपनी कक्षाओं का पहले पूरा फायदा उठाइए। और इस बाहुबली बैच का तो उद्देश्य ही केवल और केवल इतना है कि आपकी सफलता, है ना, बाहुबली बैच का पर्याय ही, दूसरा पर्याय ही, और दूसरा क्या, एकमात्र इकलौता पर्याय ही आपकी सफलता है।
और हम लोगों का उद्देश्य तो उसी दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। निकट भविष्य में आने वाली परीक्षाएं हैं लेखपाल की और उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप लोगों में से 75% लोगों ने भी हम लोगों से सीख करके अगर अपने शरीर पर वर्दी धारण कर ली ना, तो समझ लेंगे हमने देश की थोड़ी बहुत सेवा कर ली है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर देन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।